हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो 9th और 11th क्लास के लिए होगी। 9th और 11th क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत का भौतिक स्वरूप, और उसके अंदर हमने हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान के बारे में जान लिया था भाई। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे, जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा अपना प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार जो है ना, एक मैज की आकृति वाला भूखंड है। ठीक है, मैज की आकृति वाला एक भूखंड, एक विशाल भूखंड जो क्या है भाई, जो है ना तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक भूखंड, मैज की आकृति का भूखंड क्या है अपना प्रायद्वीपीय पठार, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये जो है सबसे प्राचीन भूखंड है। इसे प्राचीन भूखंड भी कहा जाता है। प्राचीन भूखंड क्यों कहा जाता है? अगर आप लोगों ने इसकी उत्पत्ति के बारे, हमने जो हिमालय पर्वत और वो जो उत्पत्ति भारतीय भौतिक स्वरूप की उत्पत्ति वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था कि जब जो पूरी पृथ्वी जो है दो हिस्सों में टूटी थी, तो उनके अंदर एक भाग था गोंडवाना लैंड। ठीक है, और उसी के अंदर मैंने ये बताया था कि गोंडवाना लैंड के अंदर ही एक हिस्सा था, और उस हिस्से का नाम था अपना प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत उसी का हिस्सा हुआ करता था। तो ये जो है ये उसी भूखंड का हिस्सा है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको प्राचीन भूखंड कहते हैं। मैज की आकृति का तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक क्षेत्र। ठीक है, जो सबसे प्राचीन भूभाग है वो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है। उस पठार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो है ना भारत, इस भारत में जो पहले ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, यहां पर हमने हिमालय पर्वत पढ़ा है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा और जो ये उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो क्षेत्र था ना, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा भाई? इसके अंदर हमने पढ़ा उत्तरी मैदान को पढ़ा। उसके बाद जो है ना, ये जो नीचे जो बच गया है, ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय पठार के अंदर शामिल होने वाला है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के, इस प्रायद्वीपीय पठार के। क्यों? क्योंकि देखो, और प्रायद्वीप मैंने जो भी बताया, प्रायद्वीप पठार का क्या था, ये वाला जो हिस्सा जो इसके बाद टकराया था यूरेशियन प्लेट से, जब ये टकराया ना, तो ऊपर तो हो गया हिमालय पर्वत का निर्माण, और इससे टकराने के बाद क्या हुआ कि यहां पर है ना ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी निकलनी शुरू हो गई। और ज्वालामुखी जब निकली ना, तो उससे जो लावा है इस पूरे भूक्षेत्र के ऊपर फैल गया भाई, लावा फैल गया, और लावा के फैलने से यहां पर किसका निर्माण हुआ? पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, यहां पर क्या है, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी भाई। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई ये, और पश्चिम में हो गया अरब सागर। ठीक है, और दक्षिण में जो है वो क्या है, वो है हिंद महासागर। ठीक है, तो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक पठार, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पठारी भाग को है ना हम तीन हिस्सों में बांटते हैं भाई। नंबर एक, मध्य उच्च भूमि। नंबर दो, दक्कन का पठार। और नंबर तीन भाई, और नंबर तीन है अपना उत्तर पूर्वी पठार। इस उत्तर पूर्वी पठार को है ना हम मेघालय का पठार भी बोलते हैं, शिलोंग का पठार भी बोलते हैं, और करबी एंगलोंग का पठार भी बोलते हैं। करबी एंगलोंग का पठार भाई। ठीक है, तो इसके नाम है। इन तीन हिस्सों में बांटेंगे और पढ़ते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मध्य उच्च भूमि। अगर मैं मध्य उच्च भूमि की बात करूं, तो मध्य उच्च भूमि जो है ये बीच वाले क्षेत्र को दर्शा रहा है। इसमें देखो, ये जो मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश को, ठीक है, यहां पर मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है, ये जो बीच वाली जो मध्य हो गया, तो बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये कंप्लीट मध्य उच्च भूमि के अंदर आता है भाई। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड को भी हम शामिल करेंगे मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, ये सारा सारा मध्य उच्च भूमि में आता है। अब इसमें इनको अलग किस प्रकार किया जाए, तो अलग करने के लिए हमारे पास आएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या करती है? नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो हिस्सा है नॉर्थ में ऊपर, वो होगा मध्य उच्च भूमि, और नर्मदा नदी के जो साउथ में होगा, जो दक्षिण में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार। क्लियर? सिंपल सी चीज है।
नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर से निकलती है, ठीक है, और आगे चल करके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। यहां तक इसका ये रोल हो गया। उसके बाद क्या है कि नर्मदा नदी के उत्तर में हो गया अपना मध्य उच्च भूमि और दक्षिण में शुरू हो गया अपना क्या, दक्कन का पठार। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है कि मध्य उच्च भूमि में आता क्या क्या है, तो मध्य उच्च भूमि में एक तो आता मालवा का पठार जिसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके साथ में बुंदेलखंड और भाई एक आता है बघेलखंड का पठार, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और एक आता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये 3 पठार आते हैं जिनको हम देखेंगे और पढ़ेंगे। अब ये कहता है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो जो उत्तरी मैदान का जो दक्षिणतम भाग है ना वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं कि इसके उत्तर पश्चिम के अंदर इसको कौन अलग करेगा, तो वो आएगी अपनी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या करती है, अरावली पर्वत श्रृंखला इसे यहां पर इसकी सीमा बनाती है कि यहां से मालवा का पठार यानी कि मध्य उच्च भूमि शुरू हो गई है, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बता दूं तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से शामिल किया जाता है भाई, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है ना वो है माउंट आबू में, माउंट आबू राजस्थान में जगह है और उस शिखर का नाम है गुरु शिखर भाई, ठीक है। गुरु शिखर उस शिखर का नाम है जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली जो इसके उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा को सीमांकन करता है, ठीक है। उसका ऊंचा शिखर है गुरु शिखर जो माउंट आबू में है और उसकी ऊंचाई कितनी आएगी 1722 मीटर, ठीक है। यह है अरावली पर्वत श्रृंखला जब अरावली पर्वत श्रेणी। ये हो गया इसका रोल, यहां तक हो गया, इसको हटाओ। अब यहां पर आते हैं, यहां पर क्या पढ़ा हमने, मालवा का पठार, तो ये बना दिया मैंने मालवा का पठार, क्लियर है। उसके बाद मालवा का पठार फिर आता है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। और उसी के साथ में है बघेलखंड का पठार। क्या आएगा, बघेलखंड का पठार। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का जो पठार है ना वो सारे के सारे किसका हिस्सा है, वो सारे के सारे इसी का हिस्सा है, ठीक है, मध्य उच्च भूमि का। उसके बाद इसमें हमने क्या पढ़ा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है बिहार के गया जिले यानी कि बिहार की सीमा के साथ साथ हम झारखंड, ठीक है, और उसके साथ छत्तीसगढ़, ठीक है, को देखेंगे मैप के अंदर। और ये बन गया अपना छोटा नागपुर का पठार। इसका नाम क्या हो गया, छोटा नागपुर का पठार भाई। तो यहां पर क्या हो गया, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार। ये हो गया इसका सीमांकन। यहां पर ऊपर की तरफ यमुना नदी के साथ साथ में कहता है दक्षिणतम जो बिंदु होगा इसका वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा इसका दक्षिणतम भाग, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हमें क्या देखना है, और अगर इसके अंदर हम देखें तो एक पर्वत श्रृंखला आती है उसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे, पर्वत श्रेणी है इसी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ फैली हुई विंध्याचल, क्योंकि इतनी लंबी पर्वत श्रेणी है और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको ना पश्चिम से पूर्व में जब हम इसको यहां से पढ़ना शुरू करेंगे तो इसको कहीं पर विंध्याचल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां अलग अलग झारखंड तक फैली हुई है इसकी श्रृंखलाएं जो है, ठीक है ना। विंध्याचल की, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, ये सारे की सारी इसकी पहाड़ियां हैं विंध्याचल की, ठीक है। ये भी किसका हिस्सा है, ये भी मध्य उच्च भूमि के अंदर शामिल होता है भाई, ठीक है। तो हमने ये यहां तक आ गया होगा समझ में, उम्मीद कर सकता हूं मैं आप लोगों को। फिर आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे अब हम हमारा दक्कन का पठार, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा ठीक नहीं है, बेसिक बेसिक जानते हैं मैप के माध्यम से, ठीक है। दक्कन का पठार, क्योंकि शुरुआत के अंदर है ना ये, अगर इस टॉपिक को ज्यादा खींच दिया जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है समझने में। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार आकृति भाई, त्रिभुजाकार आकृति, यहां से एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी, ठीक है। और इस त्रिभुजाकार आकृति में जितने भी क्षेत्र आ गए ना वो सारे के सारे क्या किस में आ गए, दक्कन के पठार में आ गए। ये है दक्कन का पठार। और इस दक्कन के पठार के अंदर
ये वाला जो हिस्सा है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ एक क्षेत्र है भाई, ठीक है, जिसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? अगर राज्यों की हम बात करें तो इसके अंदर जो राज्य आते हैं वो है महाराष्ट्र आ गया, इसमें ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का हिस्सा आ गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पोर्शन आ गया है, और यहाँ पर जो है कर्नाटक वाला हिस्सा आ गया है, ठीक है, तमिलनाडु आ गया है। ये सारा का सारा क्या है? सारा का सारा इसमें दक्कन के पठार के अंदर शामिल होता है, नर्मदा नदी के दक्षिण में, ठीक है, और ताप्ती नदी यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना यहाँ पर आएगी, यानी ताप्ती नदी इसी के अंदर शामिल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भाई, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला इस प्रकार फैली हुई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में भी क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार के अंदर शामिल होती है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हम जो है इसको अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा होता है उसको राजपीपला कहा जाता है, राजपीपला के नाम से जाना जाता है। मध्य भाग को महादेव पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और पूर्व में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि दक्कन के पठार के अंदर जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला शामिल है उसको भी हमने कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में। पश्चिम में राजपीपला, मध्य भाग को महादेव, और पूर्व में इसकी जो सीमा को डिसाइड कर रहा है वो है मैकाल। तो यानी कि जो हमारा इस मैप में देखें एक बार थोड़ा सा, इसमें देखो, अगर मान लो मैं यहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बना रहा हूं, यहां पर बनाना के मानना क्या है, ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसके साथ में ये महादेव पर्वत श्रृंखला, और ये वाला जो यहां पर बनेगा ना पूर्व में, इसका जो सीमांकन कर रहा है वो क्या है? वो है मैकाल पर्वत श्रेणी भाई, ठीक है। ये यहां तक हो गया भाई। अब उसके बारे में, इसके बारे में और जानते हैं हम। इसके राज्य हो गए, ठीक है, हमने राज्य डाल लिए, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, तमिलनाडु इसके अंदर शामिल होते हैं। ये जो है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा बना होने के कारण यहां पर कहता है कि काली मिट्टी जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है, काली मिट्टी अधिक पाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर। और जो दामोदर नदी वाला जो पोर्शन है ना इसमें, वहां पर कहता है कि उस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, उस क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। अब इसमें है ना, इसको क्या किया जाता है कि ये कंप्लीट क्षेत्र के साथ में फिर इसको घाट में बांट दिया जाता है। इसका ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक है, ये जो बाकी बचा हुआ है, और ये हो गया पश्चिमी घाट। वैसे दक्कन के पठार के अंदर इनका कंप्लीट वर्णन किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बनता है, तो इसलिए उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे भाई। ये पूर्वी घाट हो गया और ये पश्चिमी घाट, इनके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना दक्कन का पठार। यहां पर जो लावा की जो गहराई है ना, लावा अगर आप कहें कि कितने गहराई तक पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 2134 मीटर तक क्या पाया जाता है? लावा पाया जाता है यहां पर, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है ये चट्टानें। कौन सी आएंगी? बेसाल्ट, ठीक है, यानी कि आग्नेय चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ, ठीक है। और जो इसका ढलान है ना वो पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढलान है, क्योंकि यहां से कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो नदियां हैं पश्चिम से निकल करके पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दक्कन का पठार। अब लास्ट में बचता है अपना नंबर 3 आता है, जो हमने शिलोंग का पठार पढ़ा था, ठीक है। उसको छोटा सा है, उसको मैप में देख लीजिए एक बार। देखिए ये जो मेघालय वाला जो पोर्शन है ना, मेघालय, यहां पर दिखाएंगे हम शिलोंग का पठार, और इसके अंदर 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। 3 हिस्से हैं इसके, गारो, खासी और जयंतिया भाई, ठीक है। तो ये है अपना शिलोंग का पठार, उत्तर पूर्वी पठार। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसके अंदर हमने प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने बुक पढ़िए, और उसके बाद भी अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की इस समस्या को दूर करने की। थैंक यू।